Okay, thank you. Good afternoon, everyone. In our last class, we discussed branch accounting. We discussed the two important methods of recording transactions of inland branches. Today, we are going to discuss single entry system. This is one of the important topic along with branch accounting. I told you at least आपको फोकस करना है. अगर डिफिकल्ट पेपर होता है तो उसमें आपका एनपीओ ब्रांच और सिंगल एंट्री का क्वेश्चन आप मान के चलिए आ ही रहा है. 101% श्योर है. Dear, first understand what is single entry system. As we discussed in all the previous lectures that accounting is based on dual aspect, means double entry system. Each and every organization records two phases of each and every transactions. But in single entry system, only one phase is recorded. Means ये एक scientific method नहीं है. इसमें सिर्फ एक सिंपल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, उसका वन फेज को राइट किया जाता है, बाकी चीजें इसमें रिकॉर्ड नहीं की जाती. See dear, if we want to go for theoretical definition, single entry system is the oldest and most straightforward method of keeping record of financial transactions. और इसमें आपको मैंने क्या बताया, क्या रिकॉर्ड करते हैं, ओनली वन साइड. ऐसी ट्रांजेक्शन्स जहां पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कम होती हैं या स्मॉल बिजनेसेस है लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप जहां पे सिंगल ओनर होता है, तो वो सिर्फ एक ही फेज को रिकॉर्ड करता है, बाकी फेसेस को रिकॉर्ड नहीं करता. यानी कि वो प्रॉपर तरीके से प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग और ड्यूल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग अपने अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करता है. सी डियर, व्हाट आर द फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम. सबसे पहले जो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉर्म करती हैं, अपने अकाउंट्स मेंटेन करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, वो क्या मेंटेन करती हैं, वो मेंटेन करती हैं कैश बुक. कहाँ से कैश आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, सिर्फ वो कैश बुक में डेटा रिकॉर्ड करते हैं. एंड द पर्सनल अकाउंट ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व. आपने देखा कि जब हमने डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा था तो डबल एंट्री सिस्टम में हम 3 टाइप्स के अकाउंट मेंटेन करते थे. पर्सनल, then after that real, and then third one is nominal. But in case of single entry system सिर्फ पर्सनल अकाउंट ही मेंटेन किए जाते हैं, रियल और नॉमिनल अकाउंट मेंटेन नहीं किए जाते. पर्सनल अकाउंट के साथ क्या मेंटेन कर देते हैं, कैश बुक. ड्यूल एस्पेक्ट में हम सारी चीजें टेक्निकली लिखते हैं, एक सिस्टमेटिक वे से लिखते हैं. इसलिए ओरिजिनल वाउचर का यूज सिर्फ हम कब करते हैं, ऑडिटिंग के टाइम पे, क्योंकि इसमें सारे के सारे फेसेस रिकॉर्ड नहीं होते. दैट्स वाई जो ओरिजिनल वाउचर्स हैं वो सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या है, इंपॉर्टेंट है. अंडर दिस सिस्टम ओरिजिनल वाउचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एज द हेल्प इन गैदरिंग इंफॉर्मेशन. क्योंकि आपको सेकेंड एस्पेक्ट पता ही नहीं है तो किसी ट्रांजेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन आप कहाँ से ले सकते हो, ओरिजिनल वाउचर से. इसमें कई बार क्या है, फाइनल अकाउंट भी बनाते हैं. ये जो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने का तरीका होता है, ये तरीका होता है कन्वर्जन मेथड. यानी कि आपने सिंगल एंट्री से डबल एंट्री में क्या करना है, कन्वर्ट करना है. आपको जैसे कि बताया सिंगल एंट्री में डेटा प्रॉपर मेंटेन नहीं होता, तो उसके लिए कन्वर्जन मेथड अडॉप्ट करते हैं. यानी कि सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में कन्वर्ट करके फिर फाइनल अकाउंट बनाते हैं. फाइनल अकाउंट मीन्स ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये सारी चीजें रेडी की जाती है. तो इसका एक सिस्टमेटिक वे होता है और इस कन्वर्जन के ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड भी होता है. तो फाइनल अकाउंट कब प्रिपेयर किया जाता है, कन्वर्जन मेथड में. सबसे पहले सिंगल को डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है, कुछ मिसिंग फिगर्स कैलकुलेट की जाती हैं और उसके बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, फर्दर बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है. इसमें सिंगल एंट्री सिस्टम में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज प्रिपेयर इन प्लेस ऑफ बैलेंस शीट. जो बैलेंस शीट है उसकी जगह पे अगर आप सिंगल एंट्री सिस्टम भी अडॉप्ट कर रहे हो तो आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से भी बिजनेस की पोजीशन को अपनी चेक कर सकते हो. लेकिन क्योंकि वो साइंटिफिक नहीं है, ड्यूल एस्पेक्ट के ऊपर बेस नहीं होती, इसलिए उसे बैलेंस शीट की जगह क्या बोलते हैं हम, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स.
उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, एज आई टोल्ड यू, कन्वर्जन मेथड से जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आप देखेंगे कि हम कन्वर्जन मेथड के अकॉर्डिंग उसको फाइनल अकाउंट में कन्वर्ट करके प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस का कैलकुलेट कर सकते हैं टेक्निकल। वैसे तो नॉर्मली जो आपने सिंगल एंट्री की कैश बुक और पर्सनल अकाउंट मेंटेन किया है उसके बेस पे भी आप निकाल सकते हो, बट इफ यू वांट टू नो द एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ योर बिजनेस यू शुड कन्वर्ट सिंगल एंट्री सिस्टम टू डबल एंट्री सिस्टम। तो आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करके देन यू कम टू नो व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ योर बिजनेस। देन डियर, टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में बुक मेंटेन करने के 3 वैरायटी हैं। एक होता है प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, नेक्स्ट वन इज सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम एंड क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, इस मेथड में सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट मेंटेन किया जाता है, ओनली पर्सनल अकाउंट, यानी कि जो पार्टीज के पर्सनल अकाउंट है वो ही बनाए जाते हैं। देयर इज नो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कंसिडरिंग द सेल्स, परचेज, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये अकाउंट नहीं बनाया जाता। सिर्फ जिस भी कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं, जिस भी पार्टी के साथ डील कर रहे हैं उसका अकाउंट बनाते हैं। तो इसमें सिर्फ पर्सनल अकाउंट मेंटेन होता है। ए लिमिटेड अकाउंट, मिस्टर सी अकाउंट, मिस्टर राज अकाउंट, कोई भी मिसेस सी अकाउंट, जो भी है सिर्फ पर्सनल अकाउंट मेंटेन करके उसी में लिखा जाता है कि किस बंदे को कितना पैसा देना और किस बंदे से कितना पैसा लेना है, और बाकी सारी चीजें इसमें मेंशन नहीं की जाती। इसे बोलते हैं प्योर और सिंगल एंट्री सिस्टम। एक होता है सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम। इसमें पर्सनल अकाउंट तो बनाए ही जाते हैं, प्लस क्या बनाया जाता है, कैश बुक। तो इसमें थोड़ा सा जो प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम था उसकी अपडेटेड वर्जन है कि आप पर्सनल अकाउंट तो मेंटेन कर ही रहे हो, अलोंग विद पर्सनल अकाउंट आप क्या मेंटेन करते हो, कैश बुक, जिससे कि आपको किसको क्या लेना है क्या देना है वो तो पता चल ही जाता है। ये भी पता चलता है कि आपके पास कैश इन हैंड और कैश एट बैंक कितना है ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजेक्शन। तो जो भी इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है उसके पास बैलेंस कितना बचा, आप यहाँ से कैश बुक से टेक्निकल तरीके से क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्लियर? इसमें कैश received or paid from to business, debtor, creditor, merely written on bills issued, ये सारी चीजें नहीं प्रॉपरली मेंशन की जाती। मेनली फोकस किस पे किया जाता है, कैश बुक और पर्सनल अकाउंट पे। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, प्योर और सिंगल मोनोपोली में सिर्फ पर्सनल अकाउंट के ऊपर फोकस किया जाता है, उन्हीं को रेडी किया जाता है। सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम में कैश बुक और पर्सनल अकाउंट के ऊपर फोकस किया जाता है। देन क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम, नाम से ही पता चल रहा है क्वासी, जैसे कि पार्टली होता है, यानी कि कुछ चीजें डबल एंट्री की भी इसमें आ जाती हैं। इन दिस सिस्टम सब्सिडरी बुक सच एज सेल्स बुक, परचेज बुक, बिल्स रिसेबल बुक्स, बिल्स पेबल बुक, ये सब भी मेंटेन की जाती है अलोंग विद कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट। एक बार फिर से सम अप कर रही हूँ, प्योर सिंगल एंट्री में ओनली पर्सनल अकाउंट, सिंपल सिंगल एंट्री में पर्सनल अकाउंट एंड कैश बुक, क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम में कैश बुक, पर्सनल अकाउंट और कुछ अदर सब्सिडी बुक लाइक सेल्स, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, बिल्स रिसेबल, बिल्स पेबल, ये अकाउंट भी मेंटेन किए जाते हैं। सिंगल एंट्री सिंपल एंड इजी टू मेंटेन, इसे आसानी से बना सकते हैं क्योंकि इसका कोई रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल, कन्वेंशन नहीं है, तो हर एक बिजनेस अपने तरीके से इसको रिकॉर्ड कर सकता है। बट क्योंकि इसके कुछ रूल रेगुलेशन नहीं है, स्टैंडर्ड्स नहीं है, इसलिए जो डेटा है वो कंपेरेबल नहीं होता। उस डेटा को हम क्या एज्यूम करके चलते हैं, अनसाइंटिफिक मेथड। प्रॉफिट एंड लॉस असर्टेन एंड रिपोर्टेड आर सिंपली एस्टिमेटेड, नॉर्मली प्लस माइनस करके ही डेटा रिकॉर्ड करके कैलकुलेशन की जाती है, विच कैन नॉट बी कंसिडर एज एक्चुअल और एक्यूरेट। जैसे मैंने आपको भी इंट्रोडक्शन में बताया कि अगर आपको अपने बिजनेस का एक्चुअल और एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस जानना है तो आपको क्या करना होगा, आपको कन्वर्जन करना होगा सिंगल का डबल एंट्री सिस्टम में। अदरवाइज आप प्रॉफिट एंड लॉस का रफ आइडिया तो लगा सकते हो, बट दैट प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट एक्चुअल और एक्यूरेट, क्योंकि इसमें रियल और नॉमिनल का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। यानी कि आपने देखा, अभी आपने सब्सिडी बुक भी बनाई तो उसको फैसिलिटेट कर दिया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया चीजों को, लेकिन प्रॉपर डिटेल में ये रियल और नॉमिनल अकाउंट को मेंटेन नहीं करता है। इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता चुकी हूँ पर्सनल, रियल और नॉमिनल का डिफरेंस डिटेल में।
देन डियर, अब इसमें अगर आप सिंगल एंट्री सिस्टम में कोई एरर फाइंड आउट करना चाहो तो बहुत आसानी से आप एरर फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने आपको कहा कि इफ यू वांट टू चेक द ट्रांजैक्शन यू हैव टू टेक केयर ऑफ द वाउचर। आपको वाउचर से मैच करके देन यू हैव टू compare the transactions and come to know the things related to particular transactions। क्योंकि आपने दोनों फेस रिकॉर्ड नहीं किए, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रांजेक्शंस विदाउट द वाउचर। तो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट इसमें जो वाउचर्स है वो सिर्फ ऑडिटिंग के टाइम में यूज नहीं रखने, आपको हमेशा संभाल के रखना है। कभी भी कुछ क्रॉस चेक करना पड़ जाए तो आप वहीं से देख सकते हो। छोटी मोटी चीजें भी आपको अकाउंट्स में एक टाइम के बाद याद नहीं रहेगी कि ये ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड हुई है। अगर आप सिंगल एंट्री सिस्टम से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हैं तो आसानी से आपको बैंक लोन गेट नहीं होगा। यू कांट इजीली गेट द लोन फ्रॉम द बैंक्स बिकॉज बैंक्स इसको अनसाइंटिफिक अनऑथेंटिक डेटा एज्यूम करती हैं। ड्यू टू this very reason this method is not adopted by companies and they have to maintain their books as per companies act। इसलिए सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अपना फाइनल अकाउंट रेडी करती है। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में भी, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है बिजनेस की फॉर्म और जो इंश्योरेंस कंपनी और फाइनेंशियल कंपनी है उनको छोड़ के बाकी सारी कंपनीज एज पर कंपनीज एक्ट अपना फाइनल अकाउंट रेडी करती हैं। एज पर कंपनीज एक्ट का मतलब है, जैसे कि अभी हम बात करें अगर अपडेटेड कंपनीज एक्ट 2013 की, तो उसमें हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, हम दो ही अकाउंट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। प्रीवियसली हम क्या बनाते थे, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956 हम पहले ट्रेडिंग, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एंड देन बैलेंस शीट। बट अब हम सारा काम नोट्स में करते हैं, इनकम स्टेटमेंट में मेन डेटा मेंशन करते हैं, सिमिलरली बैलेंस शीट को भी हम अपडेटेड वर्जन के हिसाब से अगर बनाते हैं तो आप देखिएगी कि उसमें क्या है, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, पहले लायबिलिटी होती है फिर एसेट होती है। और ओल्ड मेथड में क्या होता था, लेफ्ट हैंड में लायबिलिटी और राइट हैंड में एसेट्स। तो जो भी कंपनीज एक्ट में चेंजेस होंगे ड्यूल एंट्री सिस्टम में उसके अकॉर्डिंग ही बुक्स मेंटेन की जाती है, एक्सेप्ट सोल प्रोप्राइटरशिप, उसकी मर्जी है वो सिंगल बनाए या डबल बनाए, प्लस इंश्योरेंस कंपनीज प्लस फाइनेंशियल कंपनी, उनके लिए कंपल्शन नहीं है और यूजुअली वो कंपनियां कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बनाती हैं। आज की डेट में भी आप देखोगे चेंज होने के बाद भी वो अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ही रेडी कर रही है। अभी उन्होंने चेंजेस नहीं किए हैं और उनके ऊपर कंपल्शन भी नहीं है। इनको छोड़ के बाकी सब कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग डेटा बनाते हैं क्योंकि वो कंपेरेबल होता है, साइंटिफिक होता है और आप अपनी परफॉर्मेंस अपने कॉम्पिटिटर से मैच कर सकते हैं क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड के बेस पे फॉर्म्ड हो रखा है। बट सिंगल एंट्री में ऐसा कुछ नहीं है। सिंगल एंट्री सिस्टम वो ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं जिसकी जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस है वो लेस होती है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेस होते हैं, बिजनेस का स्पेन ऑफ कंट्रोल लेस होता है, यानी कि छोटे बिजनेसेस होते हैं, और वो ड्यू बेसिस पे एक्रूअल बेसिस की जगह पे वो क्या प्रेफर करती है, दे प्रेफर टू अडॉप्ट कैश बेसिस अकाउंटिंग, यानी कि वो कैश बेसिस पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं, एक्रूअल अकाउंटिंग को कम प्रेफर करते हैं। ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करती है। See here, the firm have few financial transactions, जिसकी बहुत ही नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन लेस हैं क्योंकि मोर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होगी, ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट होगी, अकाउंट्स को प्रॉपर मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट होगी, तो सिंगल एंट्री सिस्टम में रिक्वायरमेंट फिर नहीं होती। यहाँ पे जो फिजिकल एसेट्स है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, व्हीकल है, उसका भी प्रॉपर डेटा मेंटेन नहीं हो पाता है। सिंगल एंट्री सिस्टम में अगर हम बात करें, इन केस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, असेंटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट इन सिंगल एंट्री सिस्टम, इसमें दो तरीके हैं प्रॉफिट कैलकुलेट करने के। एक नेट वर्थ मेथड जिसमें हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स रेडी करते हैं एंड देन उसके बेस पे हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट स्टेटमेंट।
profit statement, or you can say that statement of profit and loss. Profit statement or statement of profit and loss. कन्वर्जन मेथड में हम क्या करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम को कुछ स्टेप्स फॉलो करके डबल एंट्री में पहले कन्वर्ट करते हैं डेटा को। डबल एंट्री में कन्वर्ट करने के बाद हम वैसे ही रिकॉर्डिंग करते हैं जैसे डबल एंट्री में करते हैं, यानी कि ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट रेडी करती हैं आफ्टर कन्वर्जन, यानी कि कन्वर्जन करके कुछ मिसिंग वैल्यूज निकालते हैं और उसके बाद कैलकुलेशन करके फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह से हमें चीजों को करना है। तो जब न्यूमेरिकल करेंगे देन यू कम टू नो कि किस तरह से इस मेथड को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल करते हैं फर्स्ट मेथड का, जिसको हम बोलते हैं नेट वर्थ मेथड और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड। स्टार्ट विथ नेट वर्थ मेथड। नेट वर्थ मेथड में जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है उसे कैसे बनाते हैं, कैपिटल एट द एंड, एड ड्रॉइंग्स, लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, इससे जो निकल के आएगा उसे हम बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, लेस कैपिटल इन द बिगिनिंग। जो बिगिनिंग में कैपिटल है इसमें से क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। जैसे ही आप इसमें से बिगिनिंग कैपिटल लेस करते हो आपका आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन सम टाइम आपको क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी गिवन होती हैं एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। आपको उन एक्स्ट्रा चीजों को भी एडजस्ट करना है जैसे कि आप प्रॉफिट एंड लॉस में करते थे। सपोज आपको ड्रॉइंग्स, एडिशनल कैपिटल, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल के अलावा कुछ गिवन है तो डायरेक्टली फिर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा। ये लेस करने के बाद आपके पास जो बैलेंस आ जाता है ओपनिंग कैपिटल, इसमें से लेस करते हैं एक्सपेंसेस। लेस एक्सपेंसेस कैसे, लाइक डेप्रिसिएशन आपको गिवन है, कोई डिस्काउंट आपको गिवन है, कोई बेड डेप्स आपको गिवन है, कोई प्रोविजन फॉर बेड डेप्स आपको गिवन है, वो सारी चीजों को लेस करना होता है। तो इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं कि इतने फॉर्मेट से जो निकलता है वो जस्ट लाइक ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे जीपी निकलता है वो वैल्यू आती है। उसके बाद जो एडिशनल खर्चे होते हैं, जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस होते हैं, उन सारों को लेस कर देते हैं। जो हमारे पास वैल्यू बचती है वो होता है नेट प्रॉफिट। दैट पर्टिकुलर बैलेंस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। और ओपनिंग स्टेटमेंट एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी इसके साथ रेडी करते हैं। एक बार पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से पहले एक बार रिपीट कर रही हूँ। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कैपिटल एट द एंड, एड ड्रॉइंग्स, लेस एडिशनल कैपिटल, इससे जो आता है उसे बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल लेस करेंगे वो होता है प्रॉफिट और लॉस। पॉजिटिव फिगर आई तो प्रॉफिट, नेगेटिव फिगर आई तो लॉस। इसके बाद अगर एडिशनल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस है उनको लेस कर देते हैं और लेस करने के बाद जो हमें गेट होता है उसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे आप फॉर्मेट में देख रहे हो कि हमें ओपनिंग कैपिटल भी चाहिए और क्लोजिंग कैपिटल भी चाहिए, दोनों ही कैपिटल की इसमें हमें रिक्वायरमेंट है। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल किससे निकलती है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। इसके लिए हम जो हमारे पास बैलेंसेस होते हैं उन बैलेंसेस को यूज करके ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ड्रॉ करते हैं और वहां से ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर वैसे ही होती है जैसे कि बैलेंस शीट का अपना ओल्ड फॉर्मेट है। यहाँ पे हम लायबिलिटीज लिख देते हैं अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। आपके पास जो भी बैलेंसेस है सारे बैलेंसेस को, एसेट्स लायबिलिटी की बैलेंसेस को आप पुट करोगे, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसे बोलेंगे कैपिटल। और जो बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग बैलेंसेस से आती है उसे ओपनिंग कैपिटल। इसी तरह से हम क्लोजिंग बैलेंसेस की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं और उसमें जो बैलेंसिंग फिगर आती है उसे बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। तो अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करके यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। तो ये पहला जो नेट वर्थ मेथड है उसमें हम इतनी ही चीजें बनाते हैं और सीधा क्या निकाल देते हैं, बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस।
ये है पर्टिकुलर फॉर्मेट जो कि मैंने अभी रफली बनाया। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों के लिए यही फंडा होता है, बस बैलेंसेस का ध्यान रखना होता है। ओपनिंग में ओपनिंग बैलेंसेस, क्लोजिंग में क्लोजिंग, जस्ट लाइक आवर बैलेंस शीट। सारी की सारी करंट एंड फिक्स एसेट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है तो ओपनिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है तो क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, बिल्स रिसेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम। तो ये सब क्या है आपकी करंट एसेट्स एंड करंट फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स। सिमिलरली लाइबिलिटीज हैं, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सबको मेंशन करोगे। जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसे वो क्या बोलेंगे, कैपिटल। कैपिटल मींस एक्सेस ऑफ एसेट माइनस लायबिलिटीज। तो जो एक्सेस ऑफ एसेट ऑन लायबिलिटीज है वो क्या हो जाती है आपकी बैलेंसिंग फिगर। तो कई बार आपको कैपिटल मिसिंग होती है और कई बार हो सकता है कि आपको कोई एक्सपेंसेस या कुछ और भी मिसिंग हो, बट 95% केसेस में कैपिटल ही इसका क्या आता है, मिसिंग फिगर। तो इन सारी चीजों को अब देखते हैं क्वेश्चन में हमें कैसे इसको यूज करना है। This is the question. Mr. Mangesh is dealing in business. He maintain his accounting with single entry. कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी ट्रांजेक्शन को, सिंगल एंट्री सिस्टम से। The following are detail of his business. You have given land and building, opening and closing balance, machinery, opening closing balance, furniture, opening closing balance, debtors, stock, cash balance, ओपनिंग क्लोजिंग बोथ अवेलेबल है, बिल्स रिसेबल ओपनिंग क्लोजिंग बोथ अवेलेबल है, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट सिर्फ ओपनिंग है क्लोजिंग नहीं है, बैंक बैलेंस ओपनिंग नहीं है क्लोजिंग है। बिसाइड दिस आपको गिवन है मिस्टर मांगेज इंट्रोड्यूस ₹10,000 एज एडिशनल कैपिटल, ही स्पेंड ₹45,000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का मतलब है ये 45,000 क्या है, ड्रॉइंग्स। 10,000 एडिशनल कैपिटल है, 45,000 क्या है, ड्रॉइंग्स है। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिशिएशन गिवन है 5,000, प्रोवाइड 5% रिजर्व ऑन डाउटफुल डेब्ट्स। ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है और आपको बोला है प्रिपेयर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। या फिर आपको हो सकता है क्वेश्चन गिवन हो कैलकुलेट प्रॉफिट, तो भी आपको तीनों स्टेटमेंट ही बनानी पड़ेगी। बिना तीनों स्टेटमेंट बनाए यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। तो सबसे पहले क्या आपको बताया, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओगे। उसके लिए आपको एसेट और लायबिलिटी क्लासिफाई करना आना चाहिए। आपको बताया लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, एसेट है, मशीनरी एसेट, फर्नीचर एसेट, डेटर एसेट, स्टॉक एसेट साइड, कैश बैलेंस एसेट साइड, बिल्स रिसेबल एसेट साइड। बिल्स रिसेबल क्या होता है, जो डेटर्स है, डेटर से अगर डेटर से बिल्स एक्सेप्ट करा के साइन करा के रख लिया जाता है तो डेटर्स इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं बिल्स रिसेबल में, क्योंकि इनवॉइस से भी ज्यादा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है बिल्स रिसेबल। क्रेडिटर लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, बैंक बैलेंस एसेट। तो एग्जाम में सबसे पहले ये डिसाइड कर लो कौन कहाँ आता है, फिर डायरेक्टली क्या करना है, फॉर्मेट में पुट कर देना है। अब फॉर्मेट वही है जो क्या होता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ये आपको गिवन है। आपको सबसे पहले क्या करना है, सारे बैलेंसेस आपने क्लासिफाई कर दिए, पुट कर दोगे। देखिए ओपनिंग कैश इन हैंड आपको कितना गिवन है, आपको कैश इन हैंड गिवन है ओपनिंग 5,000, पुट कर दिया। मशीनरी कितनी गिवन है आपको 30,000, पुट कर दिया आपने। देन लैंड एंड बिल्डिंग आपको कितना गिवन है 40,000। देन आफ्टर दैट फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस 10,000 एंड देन आफ्टर दैट डेटर का ओपनिंग बैलेंस 20,000। देन स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस 10,000, बिल्स रिसेबल का ओपनिंग बैलेंस 5,000, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस 25, क्रेडिटर्स का आएगा लायबिलिटी साइड 25,000। देन आफ्टर दैट बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस 5,000, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड आएगा। सारे आइटम आपने क्या किए, पोस्ट कर दिए। अब सारे आइटम
पोस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करनी है। आप टोटल करोगे दोनों साइड का, एसेट साइड का आपने टोटल करना है और लायबिलिटी साइड का भी क्या करना है, टोटल। ठीक है। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह इसमें कुछ गिवन नहीं है, कुछ नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ दो या लिखो ही मत, क्योंकि दोनों में से आई थिंक प्रीपेड का कोई भी बैलेंस अवेलेबल नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, एसेट साइड का टोटल करना है। एसेट साइड का टोटल कितना आया, 1,20,000। 1,20,000 में से लायबिलिटी साइड का टोटल लेस कर दोगे। लायबिलिटी साइड में दो ही आइटम है, क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट। 25 + 5 30। लायबिलिटी साइड का टोटल है 30,000, एसेट साइड का टोटल है 1,20,000। बैलेंसिंग फिगर क्या होगी, बिग टोटल माइनस स्मॉल टोटल, 120 माइनस 30 यानी कि 90,000। आपने ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर की है, तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से जो बैलेंसिंग आएगी इसे क्या बोलेंगे हम, ओपनिंग कैपिटल। तो हमने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर ली। सिमिलरली क्लोजिंग बैलेंसेस से क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ध्यान रखिएगा, आपको क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है, इट मींस ये जो डेप्रिसिएशन है, ये जो बैड डेब्ट्स है, ये ऑलरेडी इसमें एडजस्टेड है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, कई बार बच्चे क्या कॉमन एरर करते हैं, वो क्लोजिंग बैलेंस में से जो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होती है उसको भी क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। बेटा अगर आपको गिवन है बैलेंस एज ऑन 31/3/2013, अगर आपको ये चीज गिवन होती है तो उस सिचुएशन में आपका सारा का सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इसमें एडजस्टेड है। तो क्लोजिंग बैलेंसेस पुट करोगे, आपको गिवन है कैश का क्लोजिंग बैलेंस 15,000 पुट कर दिया, बैंक बैलेंस क्लोजिंग आपको गिवन है 10,000 पुट कर दिया, देन मशीनरी क्लोजिंग बैलेंस 40, लैंड एंड बिल्डिंग 50, देन आफ्टर दैट फर्नीचर 10,000, डेटर्स 40,000, स्टॉक 25,000, बिल्स रिसेबल 5,000 आपने पुट कर दिया, बिल्स रिसेबल 5,000। इसके अलावा हमारे पास एसेट का कुछ नहीं है, देन क्रेडिटर 25,000, ओवरड्राफ्ट का सिर्फ ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास, क्लोजिंग बैलेंस में कुछ भी अवेलेबल नहीं है। सारे आइटम पुट कर दिए, उसके बाद एसेट और लायबिलिटी साइड का टोटल किया। एसेट साइड का टोटल आया 1,95,000, लायबिलिटी साइड में सिर्फ एक ही आइटम है 25,000। 1,95,000 में से 25,000 लेस करोगे, यू विल गेट 1,70,000। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। अब ये क्लोजिंग स्टेटमेंट से बनी है तो इसे क्या बोलेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से जो बैलेंस आता है उसे बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल, और क्लोजिंग से जो बैलेंस आता है उसे बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझते जाइए, बिकॉज वी हैव लिमिटेड क्लासेस, तो मैं कोशिश ही करूंगी सारी चीजें साइड बाय साइड ही आपको बताती चलूं। तो आपको एक चीज तो ये ध्यान रखनी है, एज अ नोट इसको राइट कर लीजिए, इफ यू हैव गिवन क्लोजिंग बैलेंसेस देन डोंट डू एडजस्टमेंट। अगर आपको क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है तो आपको एडजस्टमेंट नहीं करनी है, आपको उन सारी चीजों को कंसिडर नहीं करना है। बट इफ यू डोंट हैव क्लोजिंग बैलेंस यू हैव टू मेक द एडजस्टमेंट। अगर आपको इस क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिए होते तो जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल थी उससे हम क्लोजिंग बैलेंस निकालते। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दिया हुआ है डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग के डेप्रिसिएशन है 5,000, हमें परचेज सेल का कुछ नहीं दिया होता। तो अगर आपको ये वाला कॉलम गिवन नहीं होता, अगर आपको ये कॉलम गिवन नहीं होता तो क्लोजिंग बैलेंस हम खुद ही निकालते। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 40,000 है, 40,000 में से 5,000 डेप्रिसिएशन लग गया, कितना बचा 35,000। मशीनरी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, एज इट इज फुल वैल्यू। फर्नीचर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, एज इट इज फुल वैल्यू। डेटर्स के बारे में आपको प्रोविजन गिवन है, प्रोविजन आप बना देंगे। 20,000 का 5% 1,000, और 20,000 में से 1,000 लेस किया तो कितना आ गया 19,000। स्टॉक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, एज इट इज 10,000।
कैश के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, पेड या रिसीव किसी भी टाइप का कुछ भी, सेम वैल्यू 5000। रिसीवल के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है कि रिसीव्ड हुआ या नहीं, या तो इंफॉर्मेशन गिवन होगी, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन बिहेव करेंगे, लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं तो उस बैलेंस को एज इट इज कॉपी कर देना है क्लोजिंग निकालने के लिए। क्रेडिटर के बारे में कोई पेड इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, एज इट इज। बैंक ओवरड्राफ्ट को पे आउट करने के बारे में कोई आपको इंफॉर्मेशन गिवन नहीं हो, एज इट इज। क्लियर है? कहने का मतलब ये है कि अगर आपको क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन नहीं है तो यू हैव टू कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंसेस। आपको क्लोजिंग बैलेंसेस को क्या करना होगा? खुद कैलकुलेट करना होगा, और देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। क्लियर? और अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस गिवन है तो आपको क्या करना है? क्लोजिंग बैलेंस को यूज करके आपको बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, और बैलेंसिंग फिगर आपकी क्या होगी? क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर है ये चीज? नाउ एक चीज ध्यान रखना, अभी मैंने क्लोजिंग बैलेंस निकालते समय जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, किस पे निकाला था? डेटर्स के ओपनिंग बैलेंस पे। बट डियर, अगर आपको क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस दोनों गिवन होंगे तो एक नोट और लिख लीजिए, अगर आपको क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस दोनों दिए हैं तो हमेशा जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स या फिर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जो डाउटफुल डेब्ट्स हैं इसको हम बोलते हैं RDD, ये आपको किस पे निकालने हैं? क्लोजिंग बैलेंस पे। इसका लॉजिक भी समझने की कोशिश करिए। देखिए, प्रोविजन और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आप उन पर्टिकुलर डेटर्स के लिए निकालते हैं जिनके ऊपर डाउट है कि वो बैड हो सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन में दो बैलेंसेस दिए, डेटर के 20,000 और लास्ट में दिया है 40,000। 20,000 ओपनिंग था, ऑब्वियसली इसमें से कुछ रिसीव हुआ होगा, कुछ पेड हुआ होगा, वो ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन कंडक्ट हो चुकी है। इसमें से बहुत सारे लोग क्या है, क्योंकि आपको पता है डेटर की पेमेंट विद इन 1 ईयर करनी है, तो इस ईयर से ये क्रॉस नहीं हो सकता, तो या तो पे कर दिया हो गया इन्होंने, या फिर कंप्लीटली क्या डिक्लेयर हो गए होंगे? बैड डेट्स। तो इसीलिए अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल हो कभी भी किसी भी सिचुएशन में, ऑलवेज कैलकुलेट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन द क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि इस साल के आखिर में 40,000 के डेटर हैं, 40,000 के डेटर है, तो हमें डाउट है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो पे आउट ना करें, पैसा ना दें, तो उन्हीं के लिए हम रिजर्व मेंटेन करते हैं। बट दूसरे साथ में ये ध्यान रखना है, फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, depreciation on fixed assets, for depreciation on fixed assets always calculate the percentage on opening balance, always calculate the balances on opening balance। क्लियर है डियर? तो आपको क्या करना है, अगर डेटर का क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल नहीं है तो डाउटफुल डेब्ट्स आप ओपनिंग पे ही निकाल सकते हो, बट अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल है ऑलवेज गो फॉर दैट, क्योंकि टेक्निकली सही क्या है, क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर डाउटफुल डेब्ट्स की परसेंटेज निकालना है, और डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे निकालना चाहिए? ओपनिंग बैलेंस पे, क्योंकि वैल्यू डाउन होगी। क्लोजिंग का मतलब है क्लोजिंग, कोई भी अगर आपको एसेट की क्लोजिंग वैल्यू दी हुई है, क्लोजिंग सपोज मशीनरी की वैल्यू दी है, तो उस क्लोजिंग वैल्यू का मतलब क्या है? उस क्लोजिंग वैल्यू का मतलब है ओपनिंग वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन। तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन उस क्लोजिंग बैलेंस से ऑलरेडी आप माइनस कर चुके हो, इसलिए डेप्रिसिएशन की परसेंटेज को हमेशा किस पे निकालते हैं? ओपनिंग बैलेंस पे। क्लियर? नाउ अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। एज आई टोल्ड यू, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हर एक वैरायटी का अलग अलग न्यूमेरिकल करेंगे, तो जो भी कनेक्टेड चीजें हैं, जो भी मैं एक न्यूमेरिकल करा रही हूँ उसके साथ ही आपको साथ के साथ बताती चल रही हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि सिर्फ
90% न्यूमेरिकल सेम होता है, सिर्फ 10% वैरायटी है जो कि हर एक क्वेश्चन में 10% 5% चेंज हो जाता है, 1-2 पॉइंट ऐड हो जाता है, बाकी क्या चीजें रहती हैं सेम रहती हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि अगर ओपनिंग क्लोजिंग दिया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से क्लोजिंग बैलेंसेस कैलकुलेट कर देते हैं और हम क्या कर देते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। अब कैसे करेंगे वैल्यू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस की, विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, तो उसी को यूज करेंगे। सबसे पहले किससे शुरुआत करते हैं, कैपिटल एट द एंड। अभी हमने क्लोजिंग से निकाली थी, कैपिटल एट द एंड कितनी निकाली हमने, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से 1,70,000। आपने कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर 1,70,000। एड ड्रॉइंग्स, पर्सनल यूज के लिए यहाँ पे लिखा था 45,000 पर्सनल यूज के लिए यूज हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स। 45,000 एज अ ड्रॉइंग्स ऐड कर दिया। देन क्वेश्चन में क्लियर कट गिवन है, इंट्रोड्यूस ₹10,000 एड एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल को क्या करना है, माइनस, लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 10,000। क्लियर है। अब इसमें माइनस करके जो आंसर आता है इनको ट्रांजेक्शन्स को करके उसे बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। जैसे कि हमारे एग्जांपल में 1,70,000 प्लस 45,000 माइनस 10,000, बचा हुआ बैलेंस क्या बच गया, 2,05,000। लेस कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ये हमने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से कैलकुलेट की थी। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में जो बिगिनिंग कैपिटल है वो क्या थी, 90,000। 90,000 ओपनिंग कैपिटल इसमें से क्या कर दोगे, माइनस। जैसे ही आपने एडजस्टेड कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल लेस की, ये आ गया 1,15,000। अगर इस क्वेश्चन में आपने डेप्रिसिएशन और रिजर्व गिवन नहीं होता तो यही क्या हो जाता, प्रॉफिट। बट आपको क्वेश्चन में अगर कोई भी अदर एक्सपेंसेस गिवन है तो आपको फॉर्मेट भी बताया, उन्हें क्या करना है, आपको माइनस करना है। उन्हें माइनस करना है तो हमारे पास दो ही चीजें हैं, लेस डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 5,000, देन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5%। एज आई टोल्ड यू, अगर आपके पास क्लोजिंग बैलेंसेस अवेलेबल हैं तो रिजर्व हमेशा किस पे निकलेगा, डेटर के क्लोजिंग बैलेंस पे। डेटर का जो क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर इज 40,000। 40,000 का क्या निकालना है आपको, 5%। 40,000 का 5% कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2,000। तो आपने रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2,000 और डेप्रिसिएशन 5,000 इसमें से लेस किया, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ये सिंपल तरीका है, इसमें कुछ नहीं है, छोटी मोटी चीजें ही सिर्फ ऐड ऑन होती हैं। बाकी अगर नेट वर्थ मेथड की बात करें तो उसका तरीका यही है, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होता है। बट समटाइम कई बार आपके पास बैलेंसेस होते हैं और आपको क्या बनाना होता है, एडजस्टेड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो कई बार कुछ एडजस्टमेंट को ऐड करके भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को दोबारा से अपडेटेड बनाने की रिक्वायरमेंट हो जाती है, क्योंकि मेन हमारा मोटो था प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को हमने क्या यूज किया, एज अ वर्किंग नोट। क्लियर। नेक्स्ट मेथड है हमारा, ये पॉइंट्स जो मैंने आपको वर्बली बनाए थे पीपीटी में लिख भी दिए हैं। आई विल शेयर द पीपीटी इन द ग्रुप, जो हमने कल टेलीग्राम ग्रुप बनाया था उसी में मैं ये पीपीटी भी ऐड कर दूंगी। तो जो वर्बली बनाया है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे राइट कर दिए हैं। क्लियर। नेक्स्ट मेथड इज कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड स्टार्ट करने से पहले बीच में मैं आपके क्वेश्चन देख लेती हूँ। अगर क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड कोई रेलेवेंट क्वेश्चन है तो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फिर दो मेथड आ जाएंगे, दोनों की जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। इफ somebody have any doubt तो मैं उसको चैट बॉक्स से देख लेती हूँ। आपके जो डाउट है लास्ट क्वेश्चन जो अभी हमने किया है उससे रिलेटेड, frankly speaking, kindly write on the question of that particular class। अननेसेसरी क्वेश्चन मत पूछिए, जो स्टडी से रिलेटेड है वो क्वेश्चन आप हमसे पूछिए। अगर कोई भी और क्वेश्चन आपको है, यू कैन
confirm that particular things from the campus. We are not the right person to answer all those questions. तो मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की वैरायटी स्टार्ट करने से पहले आपका क्वेश्चन आंसर ले लेती हूँ. इफ यू हैव एनी रेलेवेंट क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस डिस्कशन यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स. हाँ जी डियर, बुक JR मोगा है. बेटा रिकॉर्डिंग क्लासेस की आप जाके पूछिए. आई टोल्ड यू, जो हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड कोई डाउट है सिर्फ उसी को पोस्ट करिए. लास्ट क्लास में मैंने ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया था. अभी मैं आज लास्ट क्लास जब एंड करूंगी उससे पहले एक बार दोबारा से शेयर कर दूंगी. डियर, सिंपल सिंगल एंट्री, जो सिंपल सिंगल एंट्री होती है, सिंपल में आप पर्सनल अकाउंट बनाते हो. जो भी पार्टी इन्वॉल्व होती है, इन्वॉल्व पार्टी का अकाउंट आप बनाते हो, प्लस आप कैश बुक बनाते हो, यानी कि कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो को रिकॉर्ड करते हो. देखिए मैंने आपको 3 तरह की सिंगल एंट्री बताई. एक बताई प्योर में से पर्सनल अकाउंट बनाया जा रहा है कि उस बंदी का नाम लिखते हैं, उस पार्टी का नाम लिखते हैं जिससे पैसा लेना है, उस पार्टी का नाम और बैलेंस लिखते हैं जिसको पैसा देना है. बाकी कोई भी डेटा रिकॉर्ड नहीं किया जाता. सिंपल में आप पर्सनल अकाउंट तो बना ही रहे हो, साइड बाय साइड आप क्या कर रहे हो, साइड बाय साइड आप पर्टिकुलरली कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो भी चेक कर रहे हो. यानी कि सिंपल में पर्सनल अकाउंट के साथ आपने कैश बुक भी बना दी. उसके बाद जो क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम है उसमें आपने सब्सिडी बुक भी बना दी. यानी कि आप पर्सनल अकाउंट बना रहे हो, उसमें आप कैश बुक बना रहे हो और अदर सब्सिडी बुक लाइक परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, बिल्स रिसेबल, बिल्स पेबल, उनको भी आप रेडी करते हो. क्लियर है? तो उनको भी आप मेंटेन रखते हो, इसलिए सिर्फ क्वासी सिंगल बोलते हैं. क्योंकि जब सब्सिडी बुक रेडी होगी तो उसमें कुछ डबल एंट्री के फंडे भी फॉलो होंगे. अभी बेटा जो लेटेस्ट मटेरियल अपडेटेड है उसमें हायर परचेज नहीं है. हर क्लास में मैं आपको बता रही हूँ ये चीज. कंसाइनमेंट और हायर परचेज उसमें नहीं है. जो आपको सारी चीजें पढ़ाई गई और मैंने ग्रुप में भी शेयर किया है, उसमें 1 to 5 यूनिट है, वो अपडेटेड आपका मटेरियल है, उसी में से आपका पेपर आएगा. लिंक मैं अभी बेटा क्लास के एंड में शेयर कर दूंगी. हाँ जी डियर, मोस्टली सिंगल एंट्री सिस्टम में हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के जो बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं 99.9% आपका क्या होता है, कैपिटल ही होता है बैलेंसिंग फिगर. अगर सपोज कैपिटल नहीं दिया हुआ और आपका कैपिटल आपका गिवन है तो बैलेंसिंग फिगर को आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिख देते हो. बहुत रेयर होता है. 99.9% क्वेश्चंस में बैलेंसिंग फिगर कैपिटल ही होगा. बेटा जो फर्स्ट सेम के लिए स्टडी मटेरियल मिल रहा है वो पूरा ही आएगा. लेटेस्ट जो स्टडी मटेरियल आपको फर्स्ट सेम के लिए मिल रहा है उसमें जितने चैप्टर्स हैं सारे आएंगे. बेटा न्यूमेरिकल का लास्ट पॉइंट बता दो प्लीज, स्पेसिफाई द पॉइंट. मैं समझ नहीं पाई हूँ कौन से वाला लास्ट पॉइंट रिपीट करना है. ब्रांच फातिमा, ब्रांच अकाउंट में अगर गुड्स रिटर्न करना होगा, लास्ट क्लास में बेटा जी मैंने बताया था आपको कि अगर गुड्स रिटर्न करना है ब्रांच में आपको, तो गुड्स को जो रिटर्न करते हैं, गुड्स 2 तरह के रिटर्न होते हैं. एक कस्टमर रिटर्न करता है और एक जो ब्रांच है वो हेड ऑफिस को रिटर्न करता है. तो कस्टमर ब्रांच को रिटर्न करेगा तो ब्रांच हेड ऑफिस को रिटर्न करेगी. एक ही बात है. उसको कहाँ लिखेंगे आप, स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट में. अगर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम आप प्रिपेयर कर रहे हो और अगर आपका ब्रांच अकाउंट है तो ब्रांच अकाउंट के उस रिटर्न को कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड में. और अगर कोई
कस्टमर डायरेक्टली हेड ऑफिस में भी रिटर्न कर देता है, तब भी आप अपनी ब्रांच की बुक्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि हेड ऑफिस ही मेंटेन कर रहा है, तो वो तब भी उसको ब्रांच अकाउंट में मेंशन करता है, चाहे रिटर्न ब्रांच के थ्रू आया हो या फिर डायरेक्टली हेड ऑफिस आया हो। बेटा ग्रुप में 150 स्टूडेंट्स कल ऐड हो गए हैं 1 डे में। बेटा जितना सिलेबस है कुछ भी आ सकता है, कॉलेज में कुछ एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होते। थ्योरी और न्यूमेरिकल इक्वली इंपॉर्टेंट है, थ्योरी का 1 या 2 ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के आते हैं। रेमिटेंस टू ब्रांच का बेटा मीनिंग होता है, रेमिटेंस टू ब्रांच मीन्स रेमिटेंस मीन्स सेल करने के बाद जो पैसा ब्रांच रिसीव करती है उसे हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर देती है, रेमिटेंस होता है ट्रांसफर। रेमिटेंस टू ब्रांच नहीं होता, रेमिटेंस टू हेड ऑफिस होता है। अगर रेमिटेंस टू ब्रांच लिखा हुआ है तो उसका मतलब है हेड ऑफिस ने ब्रांच को पैसा ट्रांसफर किया एक्सपेंसेस मेट करने के लिए, और अगर रेमिटेंस बाय ब्रांच वर्ड लिखा होता है तो उसका मतलब है ब्रांच ने सेल प्रोसीडिंग, सेल्स का जो मनी उसने रिसीव किया था उसको हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिया है, वापस ट्रांसफर कर दिया है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, रेमिटेंस टू ब्रांच का मतलब है हेड ऑफिस ने ब्रांच को एक्सपेंसेस मेट करने के लिए मनी ट्रांसफर की है, और अगर रेमिटेंस बाय ब्रांच है इसका मतलब जो सेल से मनी रिसीव्ड हुई थी उस सारी मनी को क्या किया है, उस मनी को ब्रांच ने हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर दिया है। डियर बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, जो बिजनेसमैन है उसका जो करंट अकाउंट होता है उससे वो अपने अकाउंट से एक्सेस मनी विड्रॉ कर सकता है, तो जितना पैसा वो एक्स्ट्रा विड्रॉ करेगा, सपोज ट्रेडर का, बिजनेसमैन का बैंक में 5 लाख रुपीस था और उसने पेमेंट कर दी 5,50,000, तो ये करंट अकाउंट में फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि आप अकाउंट की वैल्यू से ज्यादा मनी पे आउट कर सकते हैं। उसकी एक लिमिट होती है, हर एक बिजनेसमैन को अलग अलग लिमिट प्रोवाइड की जाती है, तो जितना एक्स्ट्रा आप पे कर रहे हो, 5 की जगह आपने 5,50,000 पे किया तो 50,000 क्या है, ओवरड्राफ्ट। तो जब तक आप उसे पे नहीं करोगे ये ओवरड्राफ्ट क्या है, आपके लिए लायबिलिटी है, इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। बेटा स्कूल का आप छोड़ दीजिए, कौन कितना चैप्टर कौन से मार्क्स का आएगा ये आप छोड़ दो। 12th के बाद कोई चैप्टर की कोई मार्किंग नहीं होती कि ये चैप्टर इतने मार्क्स का आएगा, ये सिर्फ स्कूल तक ही लिमिट होता है। हर क्लास में ये चीज बताती हूँ, सब बच्चे यही पूछते हैं ये चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, वो चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा। किसी चैप्टर की कोई वेटेज नहीं होती, कुछ भी आ सकता है, सारे चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है। बेटा मैंने जितना पढ़ा दिया वो मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया, एज आई टोल्ड यू ग्रुप का लिंक मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ। जितना भी मैंने सब कुछ पढ़ाया है वो पीपीटी प्लस आपका स्टडी मटेरियल वो मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है। सारी जो भी पीपीटीज हैं उनका आपके पास सारा डेटा वहां पे ग्रुप में आ जाएगा। बेटा टेलीग्राम ग्रुप मैं लिंक शेयर कर दूंगी, उसको चेक करिए, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। चलिए अभी बचा हुआ पोर्शन करते हैं, कन्वर्जन का बेसिक आज बता देती हूँ, नेक्स्ट क्लास में उसका हम न्यूमेरिकल करेंगे, और कल हमारी लास्ट क्लास है ऑनलाइन की। I told you there are two methods, net worth method and conversion method. See dear, एक बार डिस्प्ले दोबारा से शेयर कर रही हूँ। आई होप सबको डिस्प्ले विजिबल हो। सी डियर, आपको मैंने बताया नेटवर्थ मेथड में हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से ओपनिंग क्लोजिंग
कैपिटल फाइंड आउट करते हैं और बाकी इंफॉर्मेशन को यूज करके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से क्या प्रिपेयर कर देते हैं, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अब नेक्स्ट हमारा मेथड है कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड में हम क्या करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम के डेटा को डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। सीरियल सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो ये समझ आना चाहिए क्यों कन्वर्जन करने की जरूरत है। द नेट वर्थ मेथड डज नॉट प्रोवाइड क्लियर पिक्चर ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ बिजनेस, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि सिंगल एंट्री सिस्टम से आपको एक्यूरेट और एग्जैक्ट प्रॉफिट का नहीं पता चलता, क्योंकि ये आपका सेल, परचेज, ग्रॉस फिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बहुत सारी चीजों को ये रिकॉर्ड नहीं करता। यानी कि किसी भी रियल और किसी भी नॉमिनल अकाउंट की रिकॉर्डिंग कोई भी सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं करता। कन्वर्जन टू डबल एंट्री सिस्टम अनेबल अ बिजनेस टू अवॉइड द हरासमेंट ऑफ टैक्सेशन अथॉरिटीज। कई बार क्या होता है कि आप सिंगल एंट्री सिस्टम से डेटा प्रिपेयर करते हो, इनकम टैक्स अथॉरिटी उसको ऑथेंटिक नहीं मानती है, फिर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज आपको करके बहुत सारी प्रॉब्लम अराइज होती हैं। इट इज बेटर कि आपने अगर अपनी कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग सिंगल एंट्री सिस्टम अडॉप्ट भी किया है, अगर आपकी कंपनी के ऊपर कंपल्शन नहीं है तो आप कन्वर्ट करके डबल एंट्री की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं और अपनी एग्जैक्ट टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या स्टेप्स हैं, किस तरह से हम कन्वर्जन को करते हैं। स्टेप्स इन कन्वर्जन, सबसे पहला स्टेप होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर फ्रॉम विच कन्वर्जन इज टू बी इफेक्टेड शुड बी प्रिपेयर। सबसे पहले कन्वर्जन से पहले भी बिगिनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी पड़ती है। तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको बिगिनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रिपेयर की हुई मिल जाए, और अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करोगे और उसके बेस पे क्या निकालोगे, ओपनिंग कैपिटल। इन प्रॉब्लम मीन्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपको गेट होगा, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू कंप्लीट द स्टेटमेंट ड्यू टू मिसिंग ओपनिंग बैलेंसेस। लेकिन कई बार क्या होता है, जब आप कन्वर्जन करोगे तो बहुत सारी मिसिंग वैल्यू होंगी, आपको मिसिंग डेटर निकालना सकता है, आपको क्रेडिटर की वैल्यू निकालनी पड़ सकती है, आपको स्टॉक की वैल्यू निकालनी पड़ सकती है। यानी इट में भी पॉसिबल आपको कैपिटल गिवन हो, जैसे कि आपको बताया नेट वर्थ मेथड में 99 फिगर कैपिटल ही आती है। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में क्लोजिंग कैपिटल। बट अगर हम कन्वर्जन कर रहे हैं तो मिसिंग फिगर कुछ भी हो सकती है। सपोज आप ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना रहे हो तो उसमें अगर कोई एसेट साइड मिसिंग है तो वो डेटर भी हो सकता है, स्टॉक भी हो सकता है। एज पर इंफॉर्मेशन हम देखते हैं क्या चीज मिसिंग है। लायबिलिटी साइड में कैपिटल गिवन है और कुछ मिसिंग है तो वो क्रेडिटर हो सकता है, क्रेडिटर भी गिवन है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकती है, तो सारी चीजों को हम देखते हैं। यानी कि अगर मैं प्रायोरिटी बेस की बात करूं, अगर एसेट साइड की बैलेंसिंग फिगर की बात करूं, एसेट साइड में अगर स्टॉक और डेटर दोनों ही गिवन नहीं है तो पहली प्रायोरिटी क्या होगी बैलेंसिंग फिगर की, कि आप बैलेंसिंग फिगर को स्टॉक एज्यूम कर ले। दूसरी प्रायोरिटी ये होगी कि अगर स्टॉक गिवन है तो आप क्या एज्यूम करोगे, डेटर्स बैलेंसिंग फिगर को। बट ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चन में कहीं क्लियर कट कोई इंडिकेशन ना मिल रहा हो तो बैलेंसिंग फिगर को पहले स्टॉक, और स्टॉक अगर ऑलरेडी अवेलेबल है तो डेटर आप एज्यूम करोगे। इसी तरह से अगर ये दोनों चीजें अवेलेबल हैं तो आप फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस भी एज्यूम कर सकते हो इन द एब्सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन। सिमिलरली अगर लायबिलिटी साइड की बात आ रही है तो पहली प्रायोरिटी, अगर कैपिटल गिवन है तो पहली प्रायोरिटी है कि आप बैलेंसिंग फिगर को क्या मानो, क्रेडिटर्स। बट अगर क्रेडिटर गिवन है तो दूसरी प्रायोरिटी क्या है कि आप बैलेंसिंग फिगर को क्या एज्यूम करो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्लियर है?
तो इस तरह से हम लोग एज पर सिचुएशन जो भी गिवन डेटा होता है उसके हिसाब से ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करके क्या निकालते हैं, मिसिंग वैल्यू। The statement should be prepared to the extent possible and can be completed at a later stage. फिर जो जो चीजें बैलेंसिंग फिगर करके निकाल सकते हैं उसको निकालेंगे, बाकी को ड्रॉप करते जाते हैं। और हो सकता है कई बार क्या होता है कि जब बहुत सारे अकाउंट आप कंप्लीट करने के लिए रेडी करोगे तो एक का बैलेंस क्या है दूसरे में यूटिलाइज हो जाए। कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम और अ सिंगल कॉलम कैश बुक बी प्रिपेयर। फिर हम कैश बुक जो प्रिपेयर की जाती है कैश कॉलम और बैंक कॉलम की, या सिंगल कॉलम ओनली कैश के लिए, उसको केयरफुली चेक करते हैं किसके साथ, पासबुक के साथ। इंक्वायरी रिलेटेड टू कैश टेकिंग यूज्ड बाय द ओनर फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस एंड पेमेंट्स आर एसेंशियल। हम क्या करते हैं, उसके बाद कैश बुक में जो नॉर्मल एंट्री की गई है, यहाँ पे तो नॉर्मली सब कुछ एंट्री की गई है, उनमें से हम अलग करते हैं एंट्री, ऐसी पेमेंट जो पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए पे की गई हैं, उनको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, ड्रॉइंग्स के लिए। और बाकी को, बची हुई को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, ऑफिशियल एक्सपेंसेस के फॉर्म में। तो जो भी आपके पास डेटा था वहां से आपने देख लिया कि कौन सी पर्सनल एक्सपेंसेस है उनको ड्राइंग्स ट्रीट किया, जो पर्सनल नहीं है अदर एक्सपेंसेस है उनको क्या ट्रीट किया, ऑफिशियल। देन उसके बाद टोटल सेल्स, टोटल परचेज कैन बी फाउंड बाय एडिंग कैश एंड क्रेडिट सेल एंड ऑल्सो कैश एंड क्रेडिट परचेज। डेटा से आप देखोगे कि भाई कैश और क्रेडिट सेल को ऐड करोगे टोटल सेल्स आ जाएगी, कैश और क्रेडिट परचेज को ऐड करोगे टोटल परचेज आ जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, यानी कि जब आपके पास बैलेंसेस आ जाते हैं, मिसिंग वैल्यू आ जाती है अलग अलग अकाउंट से, तो हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। आफ्टर असर्टेनमेंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैन रिवील द ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक विच एवर इज नॉट गिवन। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद अगर सपोज आपकी बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जिसको हम बैलेंस शीट के प्लेस पे सिंगल एंट्री में क्या यूज करें, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, अगर कुछ मिसिंग वैल्यू है क्लोजिंग या ओपनिंग स्टॉक की, तो वो हमारी कई बार मिसिंग वैल्यू मेमोरेंडम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस से भी आती है। स्टेप 4 क्या होता है, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कैन नाउ बी कंप्लीटेड बाय फिलिंग अप फिगर्स। जो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की कुछ भी फिगर मिसिंग थी, सारा डेटा को अरेंज करने के बाद उसको कंप्लीट करते हैं और उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो फाइंड आउट करते हैं। जो भी उसमें मिसिंग वैल्यू होती है उसे फाइंड आउट करते हैं। अगर कैपिटल मिसिंग है तो बाकी सारी चीजें अलग अकाउंट से सर्च करके उसमें पोस्ट कर देते हैं और बैलेंसिंग फिगर अगेन क्या निकाल देते हैं, ओपनिंग कैपिटल। And after that, appropriate journal entry should be passed in rest liability, including in the opening statement of affair. See, जो भी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में आइटम्स होते हैं उनके लिए जर्नल एंट्री पास कर सकते हो, ताकि उसको डबल एंट्री में आप प्रॉपरली कन्वर्ट कर लो। Then after that, real and nominal account must be written from recording in cash book. अब देखिए सिंगल एंट्री में कैश बुक तो बनाई थी, उस कैश बुक की हेल्प से आप रियल और नॉमिनल अकाउंट का डेटा रिट्रीव कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो। टोटल डेटर अकाउंट निकाला जा सकता है, टोटल क्रेडिटर अकाउंट निकाला जा सकता है। जैसे कि ब्रांच में आपको डेटर अकाउंट बनाना सिखाया था, इसी तरह से वर्किंग नोट में मेमोरेंडम डेटर अकाउंट या क्रेडिटर अकाउंट बना के हम उसकी भी जो मिसिंग वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। The double effect of every entry must be posted to the ledger account wherever necessary. जब आप कन्वर्जन करोगे और कन्वर्जन करने से जैसे जैसे आपको डेटा मिलता जाएगा आप उसे लेजर में ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन यानी कि आप उसे डबल एंट्री में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि आपने ऑलरेडी सारी फिगर रिट्रीव कर लिया है, तो उसकी लेजर बनाना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आफ्टर दैट ऑल दी अकाउंट इन द लेजर मस्ट बी बैलेंस। जितने भी आपने लेजर अकाउंट खोले हैं, क्योंकि आपको क्या चाहिए, बैलेंसिंग फिगर चाहिए सबकी, तो सारे जितने भी लेजर अकाउंट आप गिवन इंफॉर्मेशन से ओपन करते हो उनको सबको क्लोज करके बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करते हो।
From the trial balance and any other liability, additional detail, trading account, profit and loss account and balance sheet must be prepared. अभी पीछे आपने क्या बनाया था? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. मेमोरेंडम का मतलब है बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए एक हेल्पिंग अकाउंट बनाया था. बट एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आप क्या बनाओगे? एक्चुअल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब सारी की सारी मिसिंग वैल्यू आपने निकाल दी. उसके बाद आप ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस उस सारे डेटा की हेल्प से प्रिपेयर करोगे. देन आप क्या करते हो? जितना भी आपने सब निकाला है, अगर एग्जाम की हम बात करें तो स्टेप 5, स्टेप 6 एंड स्टेप 7 आर नॉट नीडेड टू सोल्व एग्जामिनेशन प्रॉब्लम. अगर हम बात करें स्टेप 5 की, स्टेप 6 की और स्टेप 7 की, तो एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आता है, अगर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है हाउ टू कन्वर्ट सिंगल एंट्री सिस्टम इनटू डबल एंट्री सिस्टम, तो सारे स्टेप्स लिखने हैं. बट इन केस ऑफ न्यूमेरिकल आपको स्टेप 5, स्टेप 6 और 7 यूज करने की जरूरत नहीं है. आपको इतना डेटा उसमें सफिशिएंट दिया होगा कि इन स्टेप को किए बिना ही आप न्यूमेरिकल को सोल्व कर पाओगे. The following table shows the figure which are usually missing and appropriate account from which they can found. और फिर आपको टेबल की हम लिस्ट दे रहे हैं जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर सारे आइटम्स को डिस्कस करेंगे जो हमें कैलकुलेट करना है. और जो फिगर है वो मैं कल न्यूमेरिकल के साथ सारे अकाउंट और फिगर्स आपको बताऊंगी, क्योंकि यूजुअली सिर्फ वो क्रैमिंग के लिए हो जाएगा. कन्वर्जन कल जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको फिर से आप एक दिन पहले, इसलिए मैं पहले बेस बताती हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल के साथ आपको चीजें तभी सब